ओके बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड के लिए टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जो हम लोग कुछ पार्ट इसका हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्या हो रहा है, एलिमेंट्स को एक जब डिस्कवर हो रहे थे तो उस टाइम पे उनको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए एक पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट आया कि चलो भाई इनको एक प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे बहुत सारी वर्किंग हुई, बहुत सारी वर्किंग में अलग अलग लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, अलग अलग लोगों ने अपने इनपुट दिए, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट वर्किंग जो है उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे डेबेनायर एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपना फर्स्ट रूल दिया जिसको हम बोलते हैं डेबेनायर्स ट्रायड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को लेके उनका एक ग्रुप बनाया। जैसे अगर मैं एलिमेंट्स के नाम ले लेता हूँ, लिथियम, उसके बाद उन्होंने सोडियम और उसके बाद पोटेशियम, इन तीन एलिमेंट्स को लिया, एक ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप की स्पेशलिटी ये थी कि इस ग्रुप का जो लिथियम एटम है, जिसका एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सिमिलरली पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। डेबेनायर ने बोला कि अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, मतलब ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट एंड ग्रुप के थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज निकाल दूं, तो उस केस में जो वैल्यू आएगी वो आपके ग्रुप के सेकंड एलिमेंट या मिडिल का जो एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक मास के बराबर वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो यही डेबेनायर्स का ट्रायड था। अब ट्रायड्स बनाया था तो उन्होंने कुछ कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट उसमें सेलेक्ट की। जैसे एक एलिमेंट के लिए कैल्शियम लिया, स्ट्रॉन्शियम लिया, बेरियम लिया। ठीक है, जिनके एटॉमिक मासेस रेस्पेक्टिवली 40, अगर हम बात करें 88 और सिमिलरली 137 था। तो यहाँ पर भी एवरेज आया, डेसिमल वाले पार्ट को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कुछ एलिमेंट सेलेक्ट किए और उन सेलेक्टेड एलिमेंट्स के हिसाब से उन्होंने एक ट्रायड बनाना फॉर्म करना शुरू किया, जिसके हिसाब से एलिमेंट्स आ गए। अब ट्रायड से तो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं हुए, तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। इन सभी एलिमेंट्स को हम प्रॉपर ट्रायड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, जो प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी जो भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो चीज़ें भी कवर नहीं हो पा रही थी, तो प्रॉब्लम आई थी, मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, स्वाद नहीं आया। तो उस केस में फिर उस चीज़ को और अच्छा करने के लिए न्यूलैंड ने एक नया रूल दिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। बेसिकली इन्होंने आठ आठ वर्टिकल कॉलम्स का कॉन्सेप्ट दिया, और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने बोला कि जब हम एलिमेंट्स को इन उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से, किसके हिसाब से बच्चों, एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से, ठीक है, हम उनको उसमें अगर फिल करते हैं तो जो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे फिल होगा, सेवन्थ एलिमेंट के बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा वो भी अगेन फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी मैच हो जाएगी। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने म्यूजिक के नोट्स होते हैं ना, सारे गामा पाधा नी सा, ठीक है, तो उन्हीं नोट्स को एक तरीके से यूज़ किया और उसके हिसाब से उन्होंने एक टेबल फॉर्म की। नो डाउट काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक हम बोलें कि जो पीरियड्स बनाने का या एक टेबल बनाने का पहला जो कॉन्सेप्ट था वो न्यूलैंड्स की टेबल से ही आया, बट इसके अंदर भी अपनी प्रॉब्लम थी। इसमें जो स्मॉलर एलिमेंट्स थे, जो कम छोटे एटॉमिक मास वाले नंबर थे, उनके लिए तो ये टेबल फिट हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा था तो ये रूल जो था लॉज ऑफ ऑक्टेव वाला, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था उस रिक्वायरमेंट को। तो उस केस में यहाँ पर फिर एक नई पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट आ गई। तो उस केस में मेंडलीफ ने दिया, जो मेंडलीफ को भी हम बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल के लिए जो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को ही बेस लिया, एटॉमिक मास के हिसाब से फिल्ड किया, और उन्होंने उनको एलिमेंट्स को उसमें एटॉमिक मास में के हिसाब से फिल करके एक टेबल फॉर्म कर दी। अब मेंडलीफ के हिसाब से कहता था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट था। ठीक है, काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट किया, उसमें ऐसे एलिमेंट्स के लिए भी प्रोविज़न किया जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं किए हुए थे, तो उनके लिए भी वहाँ पे जगह छोड़ दी, ताकि इन फ्यूचर जब वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनको वो उस प्लेस में फिल कर सकते हैं। लेकिन एज इट इज़, यहाँ पे जब मेंडलीफ ने वो पीरियड ऑन ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया तो उसमें भी कुछ कुछ चीज़ों के ड्रॉबैक्स आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आईसीएससी वाले 9th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 9th का मैं पूरा डिटेल अभी इसमें नहीं करूँगा इस वाले वीडियो में। उसके लिए हम लोग एक अलग से पीरियोडिक टेबल का जो इंट्रोडक्शन है और पीरियोडिक टेबल फॉर्म करने का प्रोसेस है वो वहाँ डिस्कस कर लेंगे, उस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन थी, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में रखना है कि ग्रुप 17 में सिमिलरिटी शो कर रहा था, दोनों ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करता है, तो कहाँ रखें उसको। इसके अलावा आइसोटॉप्स की पोजीशन एक मेजर इशू थी। ठीक है, पीरियोडिसिटी को प्रॉपर तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि एटॉमिक मास के हिसाब से चल रहे थे। ठीक है, आजकल हम जो जानते हैं कि भाई पीरियोडिसिटी क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हुए थे, तो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट तो उस टाइम पे आया ही नहीं था। तो उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, उसमें उन्होंने एटॉमिक नंबर को एज ए बेस कंसीडर किया और उसके हिसाब से फिर
आगे की पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। और इसमें जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन या सबसे बढ़िया वाला कंट्रीब्यूशन हम मान सकते हैं वो आता है आपका हेनरी मॉसले। ठीक है, हेनरी मॉसले साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने इसमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना उसके हिसाब से बना कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से आ गए। उसके बाद इसमें नील बोर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, उसके बाद जो नील बोर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें अपने इनपुट दिया और उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मैं पीटी लिख दे रहा हूँ इसको, पीरियोडिक टेबल। तो उसने जो है आगे की चीजें आई। अब यहाँ पे जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो गई। किसके ऊपर आया? एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिसाइड होने लगा। और इससे जो बहुत सारी पुरानी टेबल बनी थी उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी बच्चों, इसमें मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, हाँ, ताकि ठीक लिख सकें। हाँ, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी उसमें कुछ कुछ स्पेशलिटी थी। जैसे वहाँ पे 7 पीरियड्स थे। 7 पीरियड्स बेसिकली जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी उनको पीरियड बोला। और जो वर्टिकल लाइंस होंगी, वर्टिकल लाइंस हैं, उनको ग्रुप बोला गया। ठीक है, तो टोटल 7 हॉरिजेंटल लाइंस थी, यानी कि हम बोलेंगे 7 पीरियड्स थे। और उसके अलावा 18 जो थे वो वर्टिकल ग्रुप थे, जिनको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम कॉलम्स बोलते हैं। और उन एलिमेंट्स को उसके अंदर उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को फिल करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, फिर उसके आगे जाके हीलियम को प्लेस किया जिसका 2 था, फिर दोबारा से यहाँ पे लिथियम आ गया। ठीक है, लिथियम के बाद फिर कंपाउंड फिल हुए तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स उस हिसाब से फिल किए गए। तो उसके हिसाब से उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीज करते चले गए और वो फिल होता चला गया। ठीक है, अब पीरियड जो डिसाइड करने वाला फैक्टर था वो उस एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ शेल्स हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि ये सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उस केस में जो उसके नंबर बोर्स मॉडल के हिसाब से जो उसका ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनेगा वो ये हो गया। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं? 1, 2 एंड 3 शेल्स बनने हैं। तो इसके हिसाब से इसका जो पीरियड है, सोडियम का जो पीरियड है वो थर्ड पीरियड में आएगा। ठीक है, वो थर्ड पीरियड के अंदर अपने आप को प्लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप, जो ग्रुप डिसाइड होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो आउटर ऑर्बिट होगा, आउटर ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, आउटर ऑर्बिट बोर्स मॉडल के हिसाब से क्या था बच्चों, 9th में पढ़ा था कि किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिट को जो लास्ट वाला शेल बनेगा, लास्ट वाला ऑर्बिट बनेगा, वो उसका आउटर ऑर्बिट होगा, उसको वैलेंस शेल बोलेंगे। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं आउटर ऑर्बिट में? 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, मतलब ये ग्रुप 1 का एलिमेंट बन गया। तो ये क्या बना? ग्रुप 1 का एलिमेंट बन गया। इसके हिसाब से आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फंक्शनिंग शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है, अब देखिए ये पीरियोडिक टेबल देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के साथ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एलिमेंट जो होंगे वो सेम टाइप प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके आउटर ऑर्बिट में क्या है, इन सबके आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके आउटर ऑर्बिट में 2 आएगा, इनके में 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अच्छा, इनके कुछ कुछ नाम हैं। जैसे जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 जो होगा ये वाला, उसके एलिमेंट को हम एल्केलाई मेटल बोलते हैं। ग्रुप 2 को एल्केलाई अर्थ मेटल बोलते हैं। ग्रुप 3 यहाँ से शुरू हो रहा है और ग्रुप 12 यहाँ पे होगा। तो 3 से लेके 12 तक के जो मेटल हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। उसके बाद जो ग्रुप 13 ऑनवर्ड्स क्या चलेगा, ग्रुप 13 ऑनवर्ड जो उस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसी के नाम पे उस ग्रुप का नाम कर दिया। ठीक है, जैसे ये है बोरोन फर्स्ट एलिमेंट, तो बोरोन फैमिली, ये हो गई आपका बोरोन फैमिली। ठीक है, उसके बाद फिर कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ये वाला जब आता है ग्रुप 17, जब आता है तो ग्रुप 17 के अंदर इसको हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली। ठीक है, हेलोजन, ये रहा हेलोजन फैमिली। ठीक है, उसके बाद
जो लास्ट वाला ग्रुप है, ग्रुप 18 जिसको बोलेंगे, तो वो होता है या तो उसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं या नोबल गैसेस का ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारी गैसेस हैं और ऐसी गैसेस है जो रिएक्शन ही नहीं करती, जिनकी वैलेंसी भी जीरो होती है, तो वो उसमें आएगा। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल फिल्ड हुई। अब आप देखोगे कि यहाँ पर पीरियड 7 के अंदर, सॉरी पीरियड 6 के अंदर एंड पीरियड 7 के अंदर ग्रुप 3 में कुछ प्रोविजन किए हुए हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, ठीक है। तो लेंथेनाइड सीरीज बेसिकली क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर एक और टेबल ऐड कर दी जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड, लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। तो ये वाला ये सीरीज है, ये लेंथेनाइड है, और उसके जो नीचे ग्रुप 7 के, सॉरी पीरियड 7 के ग्रुप 3 में वो जो आएगी वो एक्टेनाइड सीरीज जाएगी, एक्टेनाइड सीरीज, ठीक है। तो इसके हिसाब से एलिमेंट्स को फिल करा। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। इसमें अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे जितने भी ग्रीन कलर में विजिबल हैं ये सब आपके मेटल की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। ये जो स्लाइटली येलो हैं ये भी मेटल हैं, बट ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कंसिडर होते हैं। उसके बाद जो आपके येलो कलर में प्रॉपर हो रहे हैं जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये किस में आ रहे हैं, ये होते हैं आपके मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बेसिकली जो मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा प्रॉपर्टी दोनों की शो करते हैं, ठीक है। हेलोजेंस मतलब ये हेलो ग्रुप के एलिमेंट जिसको गैसेस फॉर्म में होती हैं बेसिकली, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिनका आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है, ठीक है, ऑक्टेट से। और इसके अंदर जो होगा यहाँ पे जीरो ग्रुप यानी ग्रुप 18 है, जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी पीरियोडिक टेबल है और इसमें ये चीज़ें इस तरीके से प्लेस्ड की हुई हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आता है बच्चों, पीरियोडिसिटी, ठीक है। कलर चेंज करें फिर से, चलो ये ले लेते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी किसको बोलेंगे, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्लेस करते हैं तो रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम वैलेंशियल कन्फिग्रेशन क्या होगा, वो उसकी पीरियोडिसिटी होगी। जैसे अगर हम कुछ एलिमेंट कंसीडर करते हैं, सपोज करो मैंने एक एलिमेंट लिया लिथियम, फिर हमने लिया सोडियम, फिर हमने लिया पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये ले लेते हैं। इसका अगर मैं एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पर आएगा 19। इसकी कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा 2,1, कन्फिग्रेशन 2,8,1, कन्फिग्रेशन 2,8,1, ठीक है। अब देखो हर ऑर्बिट में सब तीनों कंपाउंड है, इसके अलावा इस पूरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबके आउटर ऑर्बिट के अंदर, या जो हम वैलेंस ऑर्बिट बोल रहे हैं उसके अंदर, वैलेंस शेल के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, यानी कि 1 आ रहा है हर बार, ठीक है। तो क्योंकि अब इसके आगे अंदर 1 आ रहा है तो वो उसकी बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी जो होगी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिसाइड होगी, और उसके हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी भी डिसाइड होती है। तो यहाँ पर जो इनकी पीरियोडिसिटी जो प्रॉपर्टी है इसी वजह से रिपीट होती है। अगर हम इसमें ग्रुप 2 में पहुँच जाएँ, ठीक है, ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो जैसे वहाँ पर Mg आता है, ठीक है। इसके अलावा एम जी की कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे 2 एलिमेंट्स का ग्रुप आएगा, ठीक है। वहाँ पे 2 एलिमेंट्स की चीज़ें बनेगी। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रॉपर्टी है वो डिसाइड होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन एंड जो वैलेंसी वाला पार्ट है उसको, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर जो चीज़ें चलेंगी उसमें होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंसी है, यानी कि अगर हमने वही सेम प्रोसेस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से एलिमेंट्स को चूज़ किया। अब इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन बना था वो 2,1 है, 2,8,1 होगा, 2,8,8,1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो ये आ रही है, तो इसको तो बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो डिवाइडेड हो रहा है। अब इसमें जो वैलेंसी वाला पार्ट होगा, अब देखो यहाँ पे लिथियम को, ये अनस्टेबल एटम है, इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना है, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो उससे क्या होगा, इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा लिथियम का नया कॉन्फ़िगरेशन वो हो जाएगा सिर्फ 2, यानी इसका डुप्लीट पूरा हो गया। सिमिलरली सोडियम क्या करेगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर देगा। पोटेशियम को क्या होगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा। तो सबके केस में यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहा है, तो इन सब की जो जर्नल वैलेंसी होगी वो आपकी +1 हो जाएगी। इसके अलावा मैं कुछ और एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, जैसे लिथियम, मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के बाद हमने एल्यूमिनियम लिया, ठीक है। इधर सल्फर ले लेते हैं, चलो सल्फर के बाद क्लोरीन ले लेते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 12 होता है। 12 होने की वजह से उसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,2,
एल्यूमिनियम का 13, तो 2 8 एंड 3 बन रहा है। सल्फर का क्या होगा, 2 8 एंड 6। क्लोरीन का 2 8 एंड 7। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 की वैलेंसी गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 की वैलेंसी गेन करेगा। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतनी एनर्जी आप लूज ही नहीं कर सकते भाई। ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी फ्री में निकल जाएंगे, उनको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी जो होगी वो इसमें आएगी ही नहीं, वो इतना एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता। तो उस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और -2 की, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये -2 की वैलेंसी शो करेगा। सिमिलर वे में क्लोरीन के केस में देखेंगे तो ये भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और -1 की वैलेंसी शो करेगा। तो इस तरीके से आपकी वैलेंसी डिसाइड होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट फॉर स्मॉल एटम्स एंड फॉर कंप्लीट इट्स ऑक्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द एटम्स। तो उस केस में उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी उस हिसाब से डिसाइड होती है। चलिए, ठीक है। अब जो यहाँ पे आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों, वो आता है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब देखो एटॉमिक साइज जो होगा वो डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो होगा वो डिपेंड करेगा, जो हम इसमें रेडियस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी एटम है, सपोज करो एक ये न्यूक्लियस हो गया किसी भी एटम का, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये उसका सेकेंड ऑर्बिट हो गया, इस तरीके से। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे, वैसे वैसे साइज जो होगा वो, किसका, एटम का साइज जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, एक सेकंड जरा, चलो ठीक है, सही किया हुआ हमने। ठीक है, एटम का साइज इंक्रीज होता रहेगा। तो एटम का साइज जो बेसिकली हम डिसाइड कर रहे हैं, वो उसकी सेंटर से आउटर ऑर्बिट तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर से आउटर ऑर्बिट तक की जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं उसका एटॉमिक साइज। ठीक है, अब जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज होगा। तो अगर हम किसी एटम के साइज की बात करें तो वो एंगस्ट्रॉम में होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है बेसिकली वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो ये तो होता है नॉर्मल केस में एटम का साइज, या हम बोलें इसको साइज ऑफ एटम, यानी ऑर्बिट तक का एटम साइज। और अगर हम इसके न्यूक्लियस के साइड की बात करें, तो न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो होगा पिकोमीटर में। ठीक है, पिकोमीटर, ठीक है, जिसको बोलते हैं 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपके एटम का रेडियस। अब देखो यहाँ पे रेडियस मैंने बताया कि सेंटर से लेके इसका जो मिड पॉइंट होगा उससे लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ पे इसको, या अगर हम 2 न्यूक्लियस कंसीडर करें, भाई 2 एटम को कंसीडर करो, ये हो गया, ये हो गया, इसका सेंटर, ये सेंटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं हाफ कर दूं, तो उसको भी तो हम बोल सकते हैं कि वो इसका एटॉमिक रेडियस होगा। तो एटॉमिक रेडियस के लिए अगर हमें डेफिनेशन है तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ये हो गया। या मैं इसको बोल सकता हूँ कि हाफ हाफ द इंटर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between between the combined between the combined atoms in a molecules। ठीक है, molecules, ये हो गया। तो एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, देखो जब हमारा ऑर्बिट के नंबर बढ़ेंगे यानी शेल के नंबर बढ़ेंगे, तो जाके आपका एटम का साइज बढ़ रहा है। तो अगर हम इसी चीज़ को अगर ग्रुप में कंसिडर करते हैं, तो ग्रुप में क्या होता है, हर बार एक न्यू शेल ऐड हो जा रहा है। जैसे हमने लिथियम कंसिडर किया तो लिथियम के अंदर 2 शेल थे, 2,1। फिर हमने सोडियम कंसिडर किया तो उसके अंदर ग्रुप में 3 शेल हो गए, 2,8,1। फिर हमने पोटेशियम लिया तो वहाँ पे 2,8,8,1 हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा ग्रुप में, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है, इन ग्रुप, या हम बोलें कि डाउन द ग्रुप, क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या होगा बच्चों, जो होगा आपका एटम का जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, एटम का साइज इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे आपका एटम साइज इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम पीरियड में कंसीडर करेंगे, तो पीरियड में क्या हुआ, अब जैसे हमने सबसे पहले चलो सोडियम से लेते हैं। सोडियम का हमने बनाया, फिर बनाया मैग्नीशियम का, फिर बनाया एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या हो रहा है, 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन थे 11, इलेक्ट्रॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। यहाँ पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 12,
इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12। हमें मालूम है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी तो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा फोर्स तो उसकी वजह से न्यूक्लियस का जो साइज है, मतलब जो एटम का साइज है वो थोड़ा श्रिंक करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट के केस में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो उस केस में हमारा जो ऑर्डर है, या हम बोलेंगे उसका जो साइज होगा, एटम का साइज, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, उसकी वजह से उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। आई थिंक बात समझ में आएंगी। तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हर बार एक नया पीरियड ऐड हो जा रहा है। और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने में क्या हो रहा है कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो आपका न्यूक्लियस फोर्स होगा, उसकी वजह से वो एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और उसकी वजह से उसका जो साइज है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर बेसिकली किसके ऊपर, देखिए नॉर्मली मेटल्स कौन से होते हैं, जो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, या ये बोले कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एलिमेंट्स को हम मेटल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम बोलेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होगी वो उसके हिसाब से डिसाइड होगी। अब एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका न्यूक्लियस वीक होता चला जाएगा, या और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऑर्बिट से दूर वाले ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा, तो उसके जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखो, इसको एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, हमारा वही लिथियम ले लो, फिर इधर चलते हैं तो सोडियम ले लो, इधर चलते हैं तो पोटेशियम ले लो। यहाँ पे अगर हम बेरिलियम ले लें, बेरिलियम के बाद बोरोन ले लें, ठीक है, BBC ले लो, चलो ये हो गया। अब इसके अंदर कितना 2,1 का कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर 2,2 का कॉन्फ़िगरेशन, 2,3, 2,4। तो यहाँ पे तो ऑर्बिट इंक्रीज नहीं हो रहा, बट न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल करना डिफिकल्ट होगा। तो जब हम ऐसे चलेंगे तो आपकी मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। और जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं बच्चों, तो क्या हो रहा है, सोडियम के केस में 281, 2,881, तो क्या हो रहा है, ऑर्बिट बड़ा होता जा रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर पहुंच गया। अब जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा उनके बीच का जो फोर्स है वो कम होगा, तो उसके केस में यहाँ पे उसको निकालना ज़्यादा आसान होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करती है। तो ये इसके हिसाब से होगा, तो जो होगा, हाँ, इसके हिसाब से डिक्रीज कर रही है। और हमें ये भी मालूम है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं वो गुड गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, यानी किसी दूसरे को वो रिड्यूस करते हैं, तो इस वजह से उनको एजेंट बोलते हैं, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं वो आपके मेटल होंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट रिड्यूस एजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उसके हिसाब से उनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी आएगी, क्योंकि वो लूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से, उसी की वजह से कंडक्शन भी होता है, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और मेटल जो होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है नॉन मेटल कैरेक्टर। अब नॉन मेटल कैरेक्टर के अंदर जैसे मेटल वाली कैरेक्टर था उसका अपोजिट कर दो, जो इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा, यानी कि क्या करेगा, नेगेटिव वैलेंसी शो करेगा, नेगेटिव वैलेंसी। तो नेगेटिव वैलेंसी जो शो करते हैं उसमें आपका वो नॉन मेटल कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। तो अगर हम ग्रुप में देखेंगे तो ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में जब नीचे जा रहे हैं तो आपके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। और अगर हम पीरियड में चल रहे हैं, पीरियड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैलेंसी आती है शुरुआत में, फिर वो वैलेंसी नेगेटिव में चलनी शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ग्रुप में डिक्रीज, पीरियड में इंक्रीज, क्योंकि आपकी वैलेंसी जो है पीरियड में नेगेटिव की तरफ जा रही है, यानी कि गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और ग्रुप के अंदर गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, किस पे डिपेंड कर रहा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो
जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एटम का जो साइज़ होगा, अब एटम साइज़ के हिसाब से चीज़ें होंगी। एटम साइज़ अब जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज़ होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर न्यूक्लियस पुल लगेगा, न्यूक्लियर पुल जनरेट होगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी वो इंक्रीज करेगी। ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है पीरियड के अंदर, ये हो रहा है पीरियड्स के अंदर, ठीक है। अब सेम चीज़ को अगर मैं ग्रुप के अंदर डाल दूं तो ग्रुप के अंदर क्या होगा, आपका एटम साइज क्या कर रहा है यहाँ पे, वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्या होगा तो न्यूक्लियर पुल जो होगा वो, न्यूक्लियर पुल जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो वो आपका नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी को भी रिड्यूस करता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉन मेटल प्रॉपर्टी भी डिसाइड करते हैं।